नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत हम अधिकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम अधिकारों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकारों का वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। अधिकारों के संबंध में जो विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के अधिकार बताए हैं, उसके आधार पर अधिकारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है नैतिक अधिकार और दूसरा है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्तियों को धर्मशास्त्रों के अधीन, धर्म के अधीन, रीति रिवाज, परंपराएं, स्वयं की अंतरात्मा के अधीन रहते हुए या अंतरात्मा जो कहती है उसके अनुसार, नैतिक नियमों के अनुसार जब व्यक्ति कार्य करता है, नैतिकता के अनुसार कार्य करता है, तो उसे नैतिक अधिकार कहा गया है। नैतिक अधिकारों के अंतर्गत ये आवश्यक है कि ये जानना आवश्यक है कि नैतिक अधिकारों को कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होती, यानी कि नैतिक जीवन व्यतीत करना व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है और नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य के द्वारा वो आवश्यक परिस्थितियां व्यक्तियों को प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि व्यक्ति अपना नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नैतिकता पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करता है तो राज्य उसके लिए कोई सजा या दंड का प्रावधान नहीं है। यानी कि अधिकार दो प्रकार के हैं, एक नैतिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार जिसमें राज्य के द्वारा कोई सजा का प्रावधान नहीं है। कानूनी अधिकारों के अंतर्गत यदि उनका अधिकारों का उल्लंघन होता है या कोई दूसरा व्यक्ति अधिकार छीनता है तो राज्य के द्वारा उसके लिए सजा का प्रावधान है। नैतिक अधिकारों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो कानूनी अधिकार जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं उन्हें कानूनी अधिकार कहा है। नैतिक अधिकार जो व्यक्ति स्वयं अपने नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए स्वयं जो अपने नियम बनाता है, नैतिकता के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार, प्रवचन के अनुसार अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्हें नैतिक अधिकार कहा है। मूलभूत जो अधिकारों का तात्पर्य है, मूल रूप से जो अधिकारों का तात्पर्य है वो कानूनी अधिकारों से संबंधित ही है। अधिकारों से जो अर्थ लगाया जाता है वो कानूनी अधिकारों से ही अर्थ लगाया जाता है। कानूनी अधिकार क्या है उसके संबंध में लिखो कि कहते हैं कि कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं। वे अधिकार, कानूनी अधिकार जो एक नागरिक को दूसरे नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, यहाँ विरुद्धता प्राप्त होते हैं उसका तात्पर्य ये है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के ऊपर कोई अत्याचार, अन्याय नहीं कर सकता। तो ये एक नागरिक के दूसरे नागरिक के विरुद्ध कोई भी एक नागरिक दूसरे नागरिक के का शोषण नहीं कर सकता और ये जो अधिकार है राज्य के द्वारा रक्षित होते हैं और राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। ऐसे अधिकारों को लिखो के कहते हैं कानूनी अधिकार कहा जाता है। कानूनी अधिकार सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं जो राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उनमें यदि किसी भी प्रकार का हनन होता है तो राज्य का संरक्षण व्यक्तियों को प्राप्त होता है। कानूनी अधिकारों को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो कि नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या नागरिक अधिकार जिसे कहा जा सकता है। दूसरा राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक रूप से जो अधिकार प्राप्त हुए वो राजनीतिक अधिकार और एक नागरिक होने के नाते या सामाजिक प्राणी होने के नाते जो व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार कहा जा सकता है। नागरिक अधिकार सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, परिवार का अधिकार ये विभिन्न प्रकार के अधिकार कहे जा सकते हैं। यदि समानता का अधिकार हम देखें नागरिक अधिकारों के अंतर्गत, तो समानता के अधिकार को भी हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक रूप से सभी व्यक्तियों को समानता प्रदान की जाए, यानी कि मताधिकार के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सार्वजनिक पद ग्रहण करने के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, राज्य के संबंध में, राज्य के निर्वाचन होने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो ये राजनीतिक समानता। दूसरा इसके अंतर्गत सामाजिक समानता। सामाजिक रूप से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर सामाजिक रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। सभी व्यक्तियों का महत्व इस कारण से हो कि वो व्यक्ति है। व्यक्ति होने के नाते व्यक्तियों का महत्व हो, किसी सामाजिक स्वरूप के आधार पर व्यक्ति का महत्व नहीं हो। तो ये सामाजिक समानता, जिसमें सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, चाहे वो किसी भी जाति, वंश, भाषा, धर्म का क्यों नहीं हो, उसके आधार पर सभी व्यक्तियों के साथ समान पूर्वक व्यवहार। तीसरा इसके अंतर्गत आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का तात्पर्य ये है कि समाज में आर्थिक रूप से इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुख का साधन बन सके, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपने अर्थ के आधार पर शोषण कर सके। इस तरह की स्थिति समाज के अंतर्गत विद्यमान नहीं हो। कहने का तात्पर्य ये कि आर्थिक रूप से समानता का तात्पर्य ये है कि अर्थ के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सके। आर्थिक रूप से समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि सभी का आर्थिक रूप से सभी का स्टेटस समान हो, ये नहीं है, बल्कि अर्थ के आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करे, ये आर्थिक समानता। तो समानता, नागरिक अधिकारों के अंतर्गत समानता 3 प्रकार की: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। दूसरा, नागरिक अधिकारों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक है वो जे.एस. मिल को माना जाता है। मिल ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर संप्रभु है, यानी कि इसका प्रयोग व्यक्ति अपने अनुसार करे, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्ति को क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या रहना है, कैसे रहना है, ये सभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो अधिकारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अधिकारों का एक रूप यह भी है कि व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी प्रकार के विचार प्रकट कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, और इसके संबंध में व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की, राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी विरोध या राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन या बाधा उत्पन्न
व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान हम कह सकते हैं लॉस्की है, मील है, मिल्टन है। नेक्स्ट है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार जिस भी धर्म में विश्वास हो उसको मानने की, उसके प्रचार करने की, उसके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य धार्मिक स्वतंत्रता से भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है समुदाय की स्वतंत्रता। व्यक्ति को समुदाय बनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्ति अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए समुदाय बना सकता है, संघ बना सकता है। नेक्स्ट है नैतिक स्वतंत्रता। सभी स्वतंत्रताओं का यदि हम मूल आधार देखें तो नैतिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति को वे परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार बिना किसी लोभ और लालच के अपना जीवन व्यतीत कर सके और उसके लिए उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। यह नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रताओं के ऊपर ही सभी प्रकार की व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्ति और अंतःकरण की स्वतंत्रता निर्भर करती है। नेक्स्ट, नागरिक अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत ये हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा जो अर्जित की हुई संपत्ति है, उस अर्जित की हुई संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए और उस संपत्ति का प्रयोग वो किस आधार पर करता है वो उसके लिए स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ये भी संपत्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये भी शामिल है कि व्यक्ति संपत्ति को अर्जित करके भी रख सकता है और उसको खर्च भी कर सकता है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। संपत्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को उन्नति की ओर अग्रसर करती है। संपत्ति की स्वतंत्रता एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है जिसके आधार पर व्यक्ति जीवन में प्रगति कर सकता है। तो व्यक्ति को संपत्ति कैसे प्राप्त करनी है, कैसे उसको अर्जित करना है और उसको कैसे खर्च करना है और उसको कैसे संचय करके रखना है, ये व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट, रोजगार का अधिकार। व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो किसी न किसी प्रकार के कार्य को करे और ये जो कार्य करता है उसके बदले में उसे जो आजीविका प्राप्त होती है उसमें वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो और ये रोजगार के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सके। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मानसिक और बौद्धिक जीवन की खुराक कही जा सकती है। शिक्षा के द्वारा जहाँ व्यक्ति का एक आध्यात्मिक विकास होता है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है, वहीं शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा के द्वारा निभाई जाती है। तो शिक्षा का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो, ये अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार के अंतर्गत सिर्फ जीवित रहना ही जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने का जो अधिकार है वो जीवन के अधिकार के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तो ये जो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके उसके लिए राज्य के द्वारा उन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिससे व्यक्ति अपना सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। बिना किसी अपराध के व्यक्ति को उसे जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। बिना किसी सजा के, बिना किसी अपराध के व्यक्ति को जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है परिवार का अधिकार। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने परिवार का निर्माण कर सके और परिवार के निर्माण में ये शामिल है कि वो विवाह करके अपने बच्चों इत्यादि का पालन पोषण करे, अपने परिवार का निर्माण करे। ये सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति का परिवार का अधिकार है। ये सारे जो अधिकार है ये सामाजिक या नागरिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। अधिकार
दो प्रकार के हैं, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकारों के ऊपर कानून का संरक्षण नहीं है। कानूनी अधिकार इसीलिए कानूनी अधिकार है क्योंकि राज्य के द्वारा वो संरक्षित है। कानूनी अधिकार दो तरह के हैं, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, समानता 3 प्रकार की प्रमुख है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, परिवार का अधिकार। ये सारे जो अधिकार है ये नागरिक अधिकारों के अंतर्गत है। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, राजनीतिक रूप से व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वो राजनीतिक अधिकार कहे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे सबसे पहला है मत देने का अधिकार। वर्तमान समय अधिकतर शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को ग्रहण किया गया है और लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो मत देने का अधिकार है, यानी कि बिना किसी भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र के बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति मत देने का अधिकार प्राप्त होता है तो उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो राजनीतिक रूप से जो अधिकार, पहला मत देने का अधिकार जिसे हम राजनीतिक अधिकार कह सकते हैं। दूसरा निर्वाचित होने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से किसी भी पद पर निर्वाचित होने का अधिकार है। यदि व्यक्ति में योग्यता है तो वो सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अधिकार रखता है। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक समानता भी प्रदान की जाती है और उसी के अंतर्गत व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो आम पद से लेकर सर्वोच्च पद पर पहुंचने का हर व्यक्ति को अधिकार है, तो निर्वाचित होने का अधिकार। नेक्स्ट है सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो उसके लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार वो किसी भी प्रकार का पद ग्रहण कर सकता है, सार्वजनिक पद ग्रहण कर सकता है, उस पद को ग्रहण करने का उसे अधिकार है। नेक्स्ट है आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र जनता के हित में संचालित हो, और लोकतंत्र जब जनता के हित में संचालित होता है तो जनता के हित में जब लोकतंत्र संचालित है तो कई बार ऐसा होता है कि जो शासन है वो जनता के हित में संचालित नहीं हो रहा है, और जब शासन जनता के हित में संचालित नहीं हो रहा है तो उसके लिए नागरिकों को ये अधिकार है कि शासन जनता के हित में संचालित हो, उसके लिए वो आवेदन कर सके, सार्वजनिक पद के लिए आवेदन कर सके, नौकरियों के लिए आवेदन कर सके। और इसके अलावा जो यदि शासन संचालित नहीं हो रहा है तो उसके शासन की आलोचना कर सके, ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। इसके संबंध में दो प्रकार के विद्वानों का मत है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राज्य के विरोध करने का अधिकार नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरे विद्वान ये मानते हैं कि राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। इसको हम दोनों के मध्यम मार्ग अपनाते हुए हम कह सकते हैं कि राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार कानूनी अधिकार नहीं बल्कि नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार का तात्पर्य ये है कि यदि राज्य जनता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, कल्याण के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो नागरिकों को यह अधिकार है कि अपने मत के आधार पर राज्य के जो शासन है, सरकार है, उसमें परिवर्तन कर दे। तो ये नागरिकों का न सिर्फ नैतिक अधिकार है बल्कि ये नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि यदि शासन अत्याचार पूर्वक शासन हो रहा है, अन्याय पूर्वक शासन हो रहा है, तो राज्य के नागरिक होने के नाते राज्यों के नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है, ये अधिकार भी है कि वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे और सत्ता में परिवर्तन कर ले। तो ये बिल्कुल अंतिम स्टेज के रूप में जब अन्य कोई उपाय नहीं रहते हैं तब वो इस प्रकार का उपाय कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य राज्य के विरुद्ध विद्रोह का कोई कानूनी अधिकार नहीं बल्कि नैतिक अधिकार के रूप में कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अधिकार है। तो ये अधिकारों के संबंध में वर्गीकरण आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।